Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 8th of November 2023. फर्स्ट न्यूज़ रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली यही कहना है, जो भी एनसीआर एंड एनसीआर के अराउंड स्टेट्स हैं, कि क्रॉप बर्निंग को बंद किया जाना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म प्लान फॉलो किया जाना चाहिए। एडहॉक मेजर्स नहीं कि ग्राफ का स्टेज 1 लगा दिया, स्टेज 2 लगा दिया, स्टेज 4 लगा दिया। जिस तरीके से यहाँ पर एयर क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, ऐसे काम नहीं करना है। एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए कि पोल्यूशन को कैसे टैकल किया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट को ये कहा गया कि जो फाइट अगेंस्ट स्टबल बर्निंग है पॉलिटिकल नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी एनसीआर एंड आसपास के स्टेट्स हैं उनको ये कहा है कि आपको अर्जेंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है टू स्टॉप फार्म फायर्स, क्योंकि ये सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं एयर पोल्यूशन को। और ये जो स्टबल बर्निंग ना हो उसके लिए जो ओनस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दी गई है स्टेशन हाउस ऑफिसर्स को, और ओवरऑल सुपरविजन यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी का होगा। लॉन्ग क्यूज स्ट्रेस्ड स्टाफ इनसाइड क्लिनिक इन दिल्लीज मोस्ट पोल्यूटेड एरिया। तो मोस्ट पोल्यूटेड एरिया में लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक में जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर बताया गया है। गिव डिटेल्स ऑन हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट्स, देयर सैलरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू डिपार्टमेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यही कहा है डिपार्टमेंट से कि आपने कौन से कंसल्टेंट को हायर किया, कितना स्टाफ है, कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस था, नॉर्मल टेन्योर कितना है, कितना आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो। तो अहेड ऑफ द यूनियन बजट 2024-25 द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ आस्क्ड ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स टू फर्निश डिटेल्स ऑफ कंसल्टेंट्स, जो कि उनके द्वारा अपॉइंट किए गए, उनकी स्ट्रेंथ क्या थी, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, उनका टेन्योर क्या था, उनका रेम्यूनरेशन क्या था। इन 5 ईयर 16 मिनिस्ट्रीज़ ने 500 करोड़ रुपए का काम दिया है टू बिग 5 कंसल्टेंट्स, एंड यहाँ पर उन बिग 5 के नाम लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर PwC है, डेलॉयट है, EY, KPMG, मैकिन्से। ये इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, बस आपने देख लिया, दैट्स इट। नेक्स्ट, सीजर ऑफ जर्नलिस्ट डिवाइस सीरियस, नीड बेटर गाइडलाइंस। तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर क्या करती हैं इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़, कि जो भी यहाँ पर जर्नलिस्ट होते हैं उनके डिवाइसेस को सीज़ कर लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हो सकता है कि उनके कुछ ऐसे सोर्सेज हों जो कि वो नहीं बताना चाहते हों, और आप उनके डिवाइसेस को सीज़ करो, तो इसके लिए बेटर गाइडलाइंस की ज़रूरत है। ऐसे आप उनके डिवाइसेस को लेकर सीज़ नहीं कर सकते हो। Underlining that privacy fundamental right, a Supreme Court told the Center Tuesday to come up with better guidelines regarding कि जर्नलिस्ट से कब डिवाइस को सीज किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता है। इफ़ यू टेक एवरीथिंग अवे देयर इज़ अ प्रॉब्लम, यू मस्ट इंश्योर कि यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। द बेंच वॉज हेयरिंग अ प्ली बाई द फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स, जिन्होंने कहा कि सेफ गार्ड्स होने चाहिए अगेंस्ट वॉट इट कॉल्ड कि अननेसेसरी इंटरफेरेंस होता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा, और कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस होनी चाहिए जब यहाँ पर डिजिटल डिवाइसेस को सीज किया जाए। कल हमने देखा था कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनको अपॉइंट कर दिया गया था, एंड जो ऑपोजिशन लीडर है उनका ये कहना था कि उनको बताया नहीं गया मीटिंग में, और मीटिंग हो गई और CIC को अपॉइंट भी कर दिया गया। बाकी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बात की, ये तो पॉलिटिकल है कि कांग्रेस ने स्किप कर दिया, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर दलित से हिट करती है, ये सब नहीं। बस आपको पता होना चाहिए कि इंडिया को अपना पहला दलित चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर मिला है। तो कल जो हमने हीरालाल समारिया जी का नाम डिस्कस किया था कि हमारे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं, तो बस आपको ये पता होना चाहिए ही इज़ द फर्स्ट दलित CIC। ठीक है कि कहीं आपको कोट करना हो SC ST को लेकर तो आप बिल्कुल लिख सकते हो ये। अ थर्ड ऑफ फैमिलीज इन बिहार लिव ऑन ₹6,000 और लेस पर मंथ। तो कास्ट सर्वे रिपोर्ट आई टेबल की गई थी, कास्ट सेंसस सर्वे हुआ था, जिसमें ये पता चला कि 1/3 ऑफ फैमिलीज इन बिहार ये 6,000 रुपये से कम रुपये पर महीना अपना चलाते हैं। अमंग द SC फैमिलीज मोर देन हाफ ऑफ द मुशाराज एंड डॉम्स ये पुअर है। 5% ऑफ द SC फैमिलीज ही हैं जो कि 20,000 एंड बिटवीन 50,000 अर्न करती हैं, एंड 1% होंगी जो कि 50,000 से ज़्यादा अर्न करती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे होगी कि रिजर्वेशन, जब भी आप रिजर्वेशन के बारे में लिखोगे तो आप कुछ बताओगे पॉजिटिव्स की क्यों रिजर्वेशन होना चाहिए, कंसर्न क्यों रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए, उसमें आप ये बिहार का कास्ट सेंसस का डेटा भी कोट कर सकते हो, जिसमें हाफ ऑफ द फैमिलीज आर पुअर, ओनली 5% ऐसी होगी जिनकी सैलरी यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा होगी, एंड सिर्फ 1% ऐसी हैं जिनकी 50,000 से ज़्यादा वो कमाते हैं। तो मोर देन अ थर्ड ऑफ बिहार्स फैमिलीज लिव ऑन अराउंड ₹200 a day। अमंग द SCs दैट नंबर स्टैंड्स एज हाई एज 43.93%। ओनली 7% पॉपुलेशन यहाँ पर ग्रेजुएट है इनकी, एंड 96% के पास कोई व्हीकल नहीं है। तो रिजर्वेशन में 2 रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन रिजर्वेशन अभी भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बात की गई वही एयर पोल्यूशन वाले का ये एक्सटेंशन है।
इट सेड इट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट दैट फॉर इमीडिएट एक्शन जो कैबिनेट सेक्रेटरी है मीटिंग बुलाए और उसके बाद देखा जाए कि यहाँ पर कैसे पॉल्यूशन को टैकल किया जाए। बाकी स्मॉग टावर जो है इंस्टॉल किया गया दिल्ली में काम क्यों नहीं कर रहा है, इसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए कहा गया अगेंस्ट एन ऑफिशियल कि ये स्मॉग टावर क्यों नहीं काम कर रहा है। नोटिंग दैट द कल्टिवेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रीड ऑफ पैडी एट दिस टाइम ऑफ द ईयर जो कि थर्ड क्रॉप की तरह लगाया जाता बिटवीन द राबी एंड द खरीफ, ये रूट ऑफ द प्रॉब्लम है क्योंकि 15 साल पहले तो पॉल्यूशन की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पंजाब इज सीइंग अ सिनेरियो वेयर द ग्रोथ ऑफ पैडी इज कॉजिंग द वाटर टेबल, तो पैडी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है पंजाब में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ग्राउंड वाटर टेबल जो है ये लगातार डिप्लीट हो रहा है। नंबर ऑफ वेल्स आर स्टेटेड टू हैव गॉन बियॉन्ड रिडम्पशन, फिर यहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है पैडी का जो कि कंज्यूम भी नहीं किया जा रहा पैडी में, विच इज़ पंजाब में कंज्यूम भी नहीं किया जा रहा, विच इज़ अ प्रॉब्लम। MSP इज़ हैपनिंग इन सच अ स्ट्रेंज वे कि राइस को यूपी में उगाया जाता है, फिर उसके बाद स्मगल किया जाता है पंजाब में टू बी सोल्ड इन द PDS एट अ हायर प्राइस, और MSP इस तरीके से रखा जाता है जो कि पैडी को एज एनकरेज कर रहा है। तो MSP इस तरीके से होना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स होना, कि यहाँ पर पैडी वीट यही लगाया जा रहा है। हरियाणा इज़ नॉट सो मच एट फॉल्ट, हरियाणा इज़ ग्रोइंग बासमती एंड इट इज़ ऑल्सो राइस, लेकिन जो स्टबल है इसका स्टबल जो बासमती का होता है इसको आसानी से प्लो बैक किया जा सकता है। फिर यहाँ पर ये बताया गया कि दिल्ली में वेदर कंडीशंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जो हमें पॉल्यूशन देखने को मिलता है, बट सब कुछ हम वेदर के ऊपर तो नहीं छोड़ सकते ना। तो वी वांट ऑल द स्टेक होल्डर्स टू एक्ट प्रॉम्प्टली इन रिस्पेक्ट टू द एफोर्सेड एस्पेक्ट्स, अग्रीइंग दैट व्हीकुलर पॉल्यूशन भी कंट्रीब्यूट करता है। और ये जो दिल्ली गवर्नमेंट की ऑड इवन स्कीम है ये ऑप्टेक्स कहा गया है इसको। ठीक है, अब चलते हैं आगे। UPSC एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, तो अगर आपको ज्वाइन करना आप कर सकते हो। इसमें आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, इसमें आपको प्रॉब्लम सीरीज़ मिलेंगी एंड इसमें आपको मेन सीरीज़ मिलेगी। बाकी यहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन है कि आपको कितना प्राइस पेमेंट करना है एंड आप कहाँ पर पेमेंट कर सकते हो और कहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भेजनी है। बाकी अगर आपको सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड PDF चाहिए प्लस स्टैटिक नोट्स रिलेटेड टू द इंडियन एक्सप्रेस, तो ये भी आप बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 150 रुपीज़ पर मंथ। मिसलीडिंग क्लेम्स ऑन ऑड इवन LG आप गवर्नमेंट ट्रेड चार्जेस ओवर स्कीम, तो बेसिकली जो LG है उनका ये कहना है कि स्कीम तो अभी रोल आउट की नहीं गई है और ये कह रहे हैं कि इन्होंने स्कीम लेकर आ गए हैं, मेरे पास तो कोई फाइल नहीं आई हुई है। तो ये सब इनका जो पॉलिटिकल चलता रहता है वो चलता रहता है। बाकी आपको दिल्ली की गवर्नेंस कैसी होती है सब कुछ आपको पता होना चाहिए, कौन सा आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल से दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई थी। उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का 2018 में क्या जजमेंट रहता है, सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली सर्विसेज को लेकर क्या जजमेंट रहता है, फिर सर्विसेज के बाद सेंटर कौन सा ऑर्डिनेंस लेकर आती है, उस ऑर्डिनेंस में प्रॉब्लम क्या है, ये सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप PDF बाय करोगे उसमें आपको मिल जाएगा, वरना आपको खुद से पढ़ना है, क्योंकि दिल्ली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आई थिंक 2018-2019 में मेंस में ये क्वेश्चन भी आया था दिल्ली को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी उस समय। ठीक है, आगे चलते हैं। इसरोज आदित्य L1 कैप्चर्स एक्सरे ग्लिम्स ऑफ बिना एंड सोलर फ्लेयर, तो यहाँ पर आदित्य L1 ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका एक पेलोड है, उसका नाम देख लो, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अभी ये पेलोड का आपको नाम क्यों याद कराया जा रहा है, तो आई थिंक GS3 का मैंने इसी बार जो पेपर देखा था उसमें चंद्रयान के पेलोड्स पूछे गए थे, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है कि यहाँ पर आदित्य L1 के कौन से पेलोड्स हैं। तो एक पेलोड का नाम ये है HAL-1 OS, ताकि आप आंसर में लिख सको। आगे चलते हैं, यहाँ पर 5 स्टेट्स में इलेक्शन है उसके बारे में है, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। टू टेक स्कीम्स टू टारगेट ऑडियंस, गवर्नमेंट जो है अभी स्कीम्स के एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पर भी कराएगी। तो अभी तक स्कीम्स के एडवर्टीजमेंट प्रिंट मीडिया में होता है, रेडियो में होता है, TV में होता है, आउटडोर होर्डिंग्स में होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं होता। और ज़्यादातर ऑडियंस जो है ये सोशल मीडिया में इंगेज रहती है, तो सोशल मीडिया में एडवर्टीजमेंट करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उज्ज्वला योजना का जो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट है वो उन चैनल्स के ऊपर किया जाएगा या उन साइट्स के ऊपर किया जाएगा जहाँ पर वीमेन ज़्यादा सर्व करती हैं। फॉर इंस्टेंस विमेन ओरिएंटेड स्कीम सच एज उज्ज्वला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना विल बी एडवर्टाइज्ड ऑन वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड यूट्यूब चैनल्स, जो कि जिनकी विमेन मेन ऑडियंस हैं। दीज में इंक्लूड शॉपिंग, कुकरी और पेरेंटिंग चैनल्स और अदर स्पेसेस जहाँ पर विमेन मेकअप मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस। स्टडी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, तो एक्चुअली ये इंडिया की इकॉनमी की बात की गई है कि हमारी इकॉनमी जो है कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही है अमिड चैलेंजेस, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन इकॉनमी रेजिलिएंट है। प्राइवेसी, सेफ्टी एंड AI, तो डी फेक्स की प्रॉब्लम कल भी हमने डिस्कस किया था। डी फेक, तो डी फेक को यहाँ पर कैसे टैकल किया जा सकता है। डी फेक कंटेंट इज क्रिएटेड यूजिंग एडवांस्ड AI टेक्नोलॉजी, और इससे फेक वीडियोस को जनरेट किया जाता है, और AI का यूज़ करके फेक वीडियोस को जनरेट करके, फेक वॉइस को जनरेट करके आपके फ्रेंड्स को इम्पर्सोनेट किया जा सकता है, आपको स्कैम किया जा सकता है, आपसे पैसे लिए जा सकते हैं। बट देयर मे ऑल्सो बी अ लेजिटिमेट यूजेस फॉर द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल वॉइस को एनोनिमाइज किया जा सकता है, और जो जर्नलिस्ट का फेस है उसको यहाँ पर एनोनिमिटी प्रोवाइड की जा सकती है। तो फ़ायदा भी है AI का, सिर्फ नुकसान नहीं है। द लाइफ साइकिल्स ऑफ डी फेक्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। पहला क्रिएशन, डिसमिनेशन एंड डिटेक्शन।
तो AI रेगुलेशन कैन बी यूज टू मिटिगेट द क्रिएशन ऑफ अनलॉफुल और नॉन कंसेंशुअल डिफेक्ट्स। जो चाइना है ये इस तरीके से रेगुलेशन रख रहा है कि यहाँ पर इनोवेशन भी करना हो एंड रेगुलेट भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जिन भी लोगों की डीप फेक वीडियोज़ होगी उनसे उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, आइडेंटिटी ऑफ द यूजर्स को वेरीफाई करना पड़ेगा, आज अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको रिकॉर्ड्स भी देना पड़ेगा। डिटेक्टिंग डीप फेक वीडियोज़ बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है क्योंकि AI कंटेंट जनरेशन में लगातार एडवांसमेंट हो रहा है। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड बाई द फैक्ट दैट क्रिएटिंग डीप फेक्स और फॉल्स कंटेंट इन जनरल इज नॉट बाई इट सेल्फ इलीगल, और इसको प्रोटेक्ट किया गया है अंडर द स्पीच पार्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में IT एक्ट जो है ये यहाँ पर मॉडरेशन गाइडलाइंस देता है। टिपिकली प्लेटफॉर्म्स मस्ट रिमूव अनलॉफुली कंटेंट विद इन 36 आवर्स ऑफ बीइंग नोटिफाइड, एंड अगर यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल को डिपेक्ट किया गया कि वो सेक्सुअल एक्ट में एंगेज है या तो पार्शियल न्यूडिटी है या तो इम्पर्सनेटेड कंप्लेंट्स है, तो 24 घंटे में कंटेंट जो है रिमूव हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे पास कोई सेपरेट एक्ट नहीं है जो कि AI रेगुलेशन को देखता हो, तो ऑथर का यही कहना है कि हमें एक सेपरेट एक्ट के साथ आने की ज़रूरत है। तो सिकनेस इन द एयर, तो एयर पोल्यूशन की बात की गई, एयर पोल्यूशन की वजह से कितनी बीमारियाँ हो रही हैं उसकी बात की गई है, एंड इसकी वजह से कितनी प्री मैच्योर डेथ हो रही है। दिल्लीज एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 जो कि सीवर प्लस कैटेगरी में जा चुका है। प्रिवेलिंग एयर पोल्यूशन क्राइसिस इन द इंडिया इन जनरल एंड द NCR इन पर्टिकुलर इज अ कंसर्न फॉर एवरीवन। अ रेंज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, फॉर एग्जांपल ऑड इवन स्कीम, ग्रैप का स्टेज 4। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सुमो टू कॉग्निजेंस लिया जिस तरीके से मुंबई में एयर पोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्रॉम रोड ट्रैफिक, ओजोन एट ग्राउंड लेवल कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सनलाइट विद द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, सल्फर डाइऑक्साइड, इनविजिबल गैस फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। एयर पोल्यूशन जो है ये डिक्लाइन हो रहा है एडवांस्ड इकॉनमीज़ में और ये बढ़ रहा है इमर्जिंग और इंडस्ट्रियलाइजिंग इकॉनमीज़ में। इन द एग्रीगेट WHO का ये कहना है कि जो 90% ग्लोबल पॉपुलेशन है ये उस हवा में ऑक्सीजन ले रही है जो कि प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर रही है। फॉर एग्जांपल इसमें पोल्यूटेंट्स PM10 ज़्यादा है, PM2.5 ज़्यादा है, और वर्स्ट अफेक्टेड है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। एन एस्टिमेटेड 8 मिलियन डेथ्स ग्लोबली जो है ये WHO कहता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है। दिल्ली वॉज फ्लैग्ड एज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, एंड यहाँ पर जो पार्टिकुलेट मैटर है ये 153 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब कंपेयर टू 17 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जो कि पेरिस में है। फिर यहाँ पर टोरंटो की बात की गई है। इंडिया फीचर्ड अमंग द टॉप 15 कंट्रीज जहाँ पर हाईएस्ट एनुअल मीन है फाइन पार्टिकुलेट मैटर का। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान ये सब भी इसी लिस्ट में है। मेजरमेंट ऑफ AQI यहाँ पर एयर मॉनिटर्स के द्वारा होता है, एयर पोल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन ओवर स्पेसिफाइड एवरेजिंग पीरियड, जिसकी वजह से यहाँ पर AQI निकाला जाता है। फिर ये बताया गया कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में यहाँ पर 6 कैटेगरीज हैं। सीवियर तब कहा जाता है अगर यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू 430 है उससे ज़्यादा होती है। इंडियाज़ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो कि 2019 में लेकर आया गया था 2017 से बेस ईयर मानकर कि हमें PM10 और PM2.5 20 से 30% रिड्यूस करना है। बाद में इस स्कीम को रिवाइज कर दिया गया। अभी जो टारगेट है वो 2026 हो चुका और ये 40% कर दिया गया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर यहाँ पर ये बताया गया कि पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूड कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़, ओबेसिटी, रिप्रोडक्टिव न्यूरोलॉजिकल इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स। अ थर्ड ऑफ द डेथ्स जो हैं वो स्ट्रोक से हो रही हैं, लंग कैंसर, हार्ट डिजीज़, ये सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। पार्किंसन डिजीज़, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, डिमेंशियाज, अल्जाइमर। चिल्ड्रन है स्पेशली वल्नरेबल क्योंकि उनके लंग्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं, डिटॉक्सीफाई नहीं कर पाते हैं, एयर पोल्यूशन को एक्सक्रीट नहीं कर पाते हैं। बेबीज़ बॉर्न टू वुमेन जो कि एयर पोल्यूशन से एक्सपोज हैं ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, उनके ज़्यादा चांसेस है कि जो बेबी बॉर्न होगा वो प्री मैच्योर होगा एंड उसका लो बर्थ वेट होगा। तो ये सारी यहाँ पर प्रॉब्लम है। NCAP रेकमेंड्स की जो ऑड इवन स्कीम है विद मिनिमम एक्सपेंशंस फॉर, जैसे एग्जाम्पन बहुत सारे लोगों को दिया गया, टैक्सीज को, वुमेन को, फॉर दिल्ली इन केस ऑफ सीवियर प्लस कंडीशंस देयर सीम्स टू बी अ कंसेंसस अमंग इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स कि ये गुड लॉन्ग टर्म मेजर नहीं है। फॉर एग्जांपल 2016 में स्टडी की गई थी तो कुछ थोड़ा बहुत रिडक्शन हुआ था PM2.5 PM10 में। Another study observed substantial reduction in tailpipe emissions without any improvement in overall ambient air quality। फिर वन हेल्थ अप्रोच के ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड शेयर्ड एनवायरनमेंट ये सब कुछ लिंक्ड है। फिर बर्लिन प्रिंसिपल्स ऑन वन हेल्थ, इसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है कि जो लैंड, एयर, सी, फ्रेश वाटर, इसको लेकर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं ये हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, वेलबींग ऑफ ह्यूमंस को इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू किल इंडस्ट्री। तो ये बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे इंडस्ट्री को किल कर रही है। एग्जॉर्बिटेंट टैक्स डिमांड्स जिसका कोई लॉफुल बेसिस नहीं होता है और ये इंडिया की इमेज को हर्ट कर रहा है एज अ रिलायबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। अभी आर्टिकल क्यों लिखा गया है? क्योंकि एक्चुअली जो गेमिंग कंपनीज है उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स मांगा जा रहा है, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से। तो जब उस समय कोई लॉ था ही नहीं टैक्स लेने के लिए, तो अभी आप रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से टैक्स क्यों ले रहे हो? ठीक है, पहला बात यह है। और अगर आप इस तरीके से करोगे तो आने वाले समय में कोई भी इंडस्ट्री आपके कंट्री में नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता है कि आपकी कोई रिलायबल पॉलिसीज़ है ही नहीं, आप सबवर्ट कर पॉलिसीज़ चेंज कर देते हो। तो इंडिया की इमेज हर्ट हो रही है एज अ रिलायबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन।
इन अगस्त 2009 द देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, बताया गया इनका नाम, इन्होंने राज्यसभा को इन्फॉर्म किया था कि जो टॉप 100 डिफॉल्टर्स हैं ये 1.41 लाख करोड़ ओन करते हैं एज इनकम टैक्स। इसमें एक फार्म ओनर थे हसन अली, उनके लिए बताया गया था कि ये 50,000 करोड़ जो है ये ओन करते हैं। हर्षद मेहता यहाँ पर 12,000 करोड़ ओन करते हैं। फिर 4 साल के बाद पी चिदम्बरम इन्फॉर्म द राज्यसभा कि टोटल एरियर्स ऑफ इनकम टैक्स जो है ये है 4.18 लाख करोड़, जिसमें ड्यूज़ हसन अली के जो हैं वो कुछ यहाँ पर 1,16,778 करोड़ हो गए और हर्षद मेहता के 17,000 करोड़ हो गए, तो 12,000 से 17,000 हो चुका है। जस्ट 3 ईयर्स लेटर इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है इसने रूलिंग दी कि टोटल अमाउंट जो कि ड्यू है फ्रॉम हसन अली ये सिर्फ 3 करोड़। आप कहाँ पर इतनी सारी बात कर रहे थे कि इतने सारे करोड़, तो यहाँ पर सिर्फ 3 करोड़ है। क्लियरली द अमाउंट जो कि स्टेट किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर के बाद वो अनसस्टेनेबल था। 2012 में कैग ने भी 2G स्कैम को कहा था कि 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन एक्चुअल लॉस तो कभी स्टैब्लिश ही नहीं हुआ, तो ये अपने मन मुताबिक कुछ भी क्यों कहा जाता है। इन द रीसेंट पास्ट जो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस है, इन्होंने ये सो कॉस्ट नोटिस दिए हैं सेवरल गेमिंग कंपनीज और ये कहा है कि आपको 1.5 लाख करोड़ का जीएसटी देना है 2017 से लेकर 2022 तक। बेसिस ऑफ दिस डिमांड ये है कि जो भी आपने अमाउंट पूल किया था बेटिंग और गैम्बलिंग के लिए, इसका हर रुपये के ऊपर 28% जीएसटी लगेगा। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस डिफरेंट होते हैं। आप गेम ऑफ स्किल के ऊपर भी 28% का जीएसटी कैसे ले सकते हो। Thus, for over 150 years, it has been settled law in India that any winning on a game of skill can't be treated as amounting to betting or gambling। तो जिस तरीके से ये इस तरीके और पूरे में यही बताया गया कि जैसे यहाँ पर सरकार एक्शन ले रही है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से कह रहे हो कि आपको पिछले साल 6 साल में जो भी यहाँ पर अमाउंट गेम ऑफ स्किल हो गेम ऑफ चांस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पर 28% जीएसटी देना है ऑन एवरी अमाउंट। तो सेवरल गेमिंग कंपनीज विल क्लोज बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेड लेवाई ऑफ 28% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट। इंडीड कोई भी कंट्री परमिट नहीं करता है ऑनलाइन गेमिंग को विद सच अ रेग्रेसिव टैक्स। अब यहाँ पर ये बताया गया कि ऑनलाइन ये जो गेमिंग कंपनी है बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती हैं, ये डेड हो जाएंगी आने वाले समय में एंड कोई रिकवरी नहीं रहेगी। लेकिन जो कोलेट्रल डैमेज इंडिया की रेपुटेशन को होगा ना एज अ कंट्री जो कि रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करता, ये और ज़्यादा होगा। इट इज़ टाइम टू रीथिंक ये जो वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है कि स्टैगरिंग डिमांड्स कर देते हैं और यहाँ पर कोई होप भी नहीं होगी रिकवरी की। कंपनी बंद हो जाएगी, आपको कौन सा जीएसटी मिलने वाला है। नेक्स्ट है आर्मी प्लान्स टू स्टार्ट रिप्लेसिंग चेतक, क्योंकि यहाँ पर एविएशन मॉडर्नाइजेशन प्लान चल रहा है जिसके लिए चेतक चीता इन सबको रिप्लेस किया जाएगा। ऑर्डर ऑन फायर क्रैकर्स, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि फायर क्रैकर्स के ऊपर बैन लग रहा है और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं सारे स्टेट्स में एप्लीकेबल है ऑल ओवर इंडिया। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की बात की जा रही है, ठीक है कोई बात नहीं। इंडिया हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी केसेस ग्लोबली, ये आपको एक इन्फॉर्मेशन पता चल गई, टीबी के बारे में लिख रहे होगे तो लिख लेना। ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटीज़ गिफ्ट सिटी में खुली हैं, आज ही अपने कोर्स स्टार्ट कर रही हैं। तो ऑस्ट्रेलियाज जियाकिन यूनिवर्सिटी द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेट अप एन इंटरनेशनल कैंपस एट गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर। इसराइल टू टेक अप गाजाज ओवरऑल सिक्योरिटी आफ्टर वॉर, तो जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर उनका ये कहना है कि गाजा की ओवरऑल सिक्योरिटी इसके बाद इसराइल लेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसराइल एक तरीके से गाजा के ऊपर कंट्रोल करने वाला है आफ्टर दिस वॉर, जब भी ये खत्म होती है। ब्लिंकन G7 कंसेंसस चाहते हैं कि ये जो मिडिल ईस्ट में सब कुछ चल रहा है इसके लिए कैसे एक रेजोल्यूशन प्लान लेकर आएँ। तो G7 के कंट्रीज अगर आपको पता है देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। फिर यहाँ पर एक ट्रीटी की बात की गई, ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी कोल्ड वॉर राइवल्स स्पेशली यहाँ पर रशिया एंड वाशिंगटन ये फोर्सेस को एक दूसरे के कंट्री के पास में नहीं लगाएंगे, ठीक है। राइवल्स फ्रॉम मासिंग फोर्सेस एट और नियर म्यूचुअल बॉर्डर्स, लेकिन बाद में यहाँ पर रशिया इस ट्रीटी से बाहर आ जाता है, तो अभी नेटो के मेंबर्स भी इस ट्रीटी से बाहर आ रहे हैं। गवर्नमेंट बिगिंस प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंटिंग 16th फाइनेंस कमीशन, तो 16th फाइनेंस कमीशन को अभी बनाया जाएगा। अगर आपको पता हो कि फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में, देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन और आप पार्टिसिपेशन किया करो। अगर आप आंसर्स बताओगे तभी आपको भी समझ में आएगा, अगर नहीं आता तो आप गूगल का सहारा ले सकते हो या तो आप बुक्स पढ़ सकते हो, अपनी लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो फॉर एग्जाम्पल फॉर दैट मैटर। हाउ इग्नोर्ड लैंडस्लाइड अलर्ट लेड टू सुभानश्री रनिंग ड्राई, ठीक है ये सब कुछ नहीं जाना आपको, पहले सुभानश्री के बारे में जानना है कि एक्चुअली मेजर ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की। ऑन October 27 द लॉन्ग डिलेड सुभानश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश एंड असम, तो इससे सेटबैक लग गया। क्यों? क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ द हिल जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द डैम में जाके कोलैप्स हो गया इनटू इट्स रिजर्वॉयर, जिसकी वजह से सब हुआ। तो पहले इनको बताया गया था ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल्स ने इस वार्निंग को सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट अगर ये हो जाएगा विच व्हेन कंप्लीट ये इंडिया का लार्जेस्ट होगा, बिगिन इन 2005, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टॉपेज आए, अभी यहाँ पर 2024 की डेडलाइन बना दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर वाटरमेलन का सिंबल क्यों पैलेस्टीन सपोर्टर्स यूज़ करें, क्योंकि वाटरमेलन के सिंबल में यहाँ पर जो भी पैलेस्टीन के सिंबल में फ्लैग में जितने कलर्स होते हैं सारे कलर्स इसमें, ब्लैक है,
यहाँ पर आपको ये ग्रीन दिख रहा होगा, वाइट है, और जिसकी वजह से ये वाटरमेलन का सिंबल यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इंडियाज़ हाइपरटेंशन मैप, तो इसमें ये बताया गया है कि इंडिया में अगर हम हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखें तो अक्रॉस स्टेट वेरी करती है, अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स वेरी करती है, और ये हमें पता चला है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा से। देयर इज अ सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन द लेवल ऑफ प्रेवलेंस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन विद इन इंडियन स्टेट्स। The national level data shows what doctors across the country already know कि large number of those with hypertension इनका कभी डायग्नोसिस नहीं होता है, और अगर डायग्नोस हो भी जाता है तो ट्रीटमेंट नहीं इनिशिएट होता है, एंड ट्रीटमेंट इनिशिएट हो भी जाता है तो ये अपने बीपी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ओनली 1 in 3 रिसीव्स डायग्नोसिस एंड 1 in 5 गेट्स ट्रीटेड, और 12 में से एक जो है वो अचीव कर पाता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। वॉट इज द स्टेटस एट द स्टेट लेवल? तो स्टडी फाउंड दैट द प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन वाज सिमिलर अमंग द सदर्न स्टेट्स, लेकिन सदर्न स्टेट्स में डायग्नोसिस अच्छा है, ट्रीटमेंट अच्छा है एज कम्पेयर टू द नदर्न स्टेट्स। द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल डायग्नोस्ड विद हाइपरटेंशन इन द सदर्न स्टेट्स वाज सिमिलर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, बट द प्रोपोर्शन जिनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो इन स्टेट्स में हायर है। व्हाट इज द स्टेटस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेघालय की बात की गई, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गारो, जैंतिया, आंच खासी की बात की गई, लेकिन जो प्रोपोर्शन ऑफ दोज डायग्नोस्ड ये कम था गारो हिल्स में, और खासी हिल्स में ज़्यादा था, और जैंतिया में उससे भी ज़्यादा था। फिर कर्नाटका की भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स की बात की गई है कि 2 जगह ट्रीटमेंट अच्छा है, जबकि जो 2 जगह ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है। एज, जेंडर, एजुकेशन, क्या इसका भी रोल है? तो ऑफकोर्स इसका रोल है। जो हाइपरटेंशन है ये अमीर गरीब सबको इक्वल लेवल से अफेक्ट करता है, लेकिन जिनका यहाँ पर डायग्नोस हो पाएगा, ट्रीटमेंट हो पाएगा, ये मोस्टली रिच लोग होंगे। तो इवन एट द नेशनल लेवल देयर वर सिग्निफिकेंट वेरिएशंस इन द लेवल्स ऑफ कंटिन्यूम ऑफ केयर, जो कि जेंडर, एज, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पर डिपेंड करती है। Men are more likely to have hypertension than women. Surprisingly, डेटा का ये कहना है कि women are much more likely to be diagnosed, to be on treatment, and have their blood pressure under control. Prevalence, diagnosis, treatment and control were all higher among those जिनकी एज यहाँ पर 65 से ज़्यादा की थी। When it comes to socio-economic conditions, prevalence, ये सब अगर हम देखें तो wealthiest fifth of the population जो है ये अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर पा रही है। वाई लुक एट इंटरस्टेट? तो जिसकी वजह से आप अपने रिसोर्सेज सही जगह लगा सकते हो। अगर आपको पता होगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में हाइपरटेंशन ज़्यादा है और यहाँ पर डायग्नोसिस नहीं हो रही है, तो आप उस तरीके से अपने प्लान रखोगे, उस तरीके से आप अपनी केयर इंश्योर करवाओगे उन लोगों को। ये सब बताया गया है। NFSA एंड PM's फ्री ग्रेन्स प्रॉमिस फॉर 5 years। तो नेशनल फैमिली सिक्योरिटी एक्ट, तो ये जो NFSA लेकर आया गया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 5 किलोग्राम अनाज मिलता है 1-2-3 रुपये में, और यहाँ पर 50% अर्बन पॉपुलेशन को और 75% रूरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये अनाज मिलता है। फिर कोविड के समय एक सरकार स्कीम लेकर आती है और ये कहती है कि 5 किलोग्राम और आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा फ्री में। इस स्कीम को मल्टीपल टाइम्स जो है बढ़ाया जाता है, और अभी रिसेंटली इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसमें 5 किलोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ग्रेन्स दिए जाते हैं। The Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, the pandemic time relief measure under which an additional 5 kg of food grains was supplied free to all beneficiaries of the NFSA from April 2020 onward, was stopped with effect from January 1, 2023. फूड सिक्योरिटी एक्ट तो NFSA को इनेक्ट किया गया था बाई द UPA 2 गवर्नमेंट, एंड ये राइट बेस्ड स्कीम है कि आपको राइट है कि आपको 5 किलोग्राम फूड ग्रेन्स मिलेंगे ही मिलेंगे अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, जिसमें 50% अर्बन एंड 75% रूरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को कवर किया जाता है। इन बेनिफिशियरीज को कैसे सेलेक्ट किया जाता है? तो यूजिंग द SECC 2011 सेंसस। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 का, उसके डेटा के बेसिस पर यहाँ पर बेनिफिशियरीज को देखा जाता है। Subsidized prices are specified in Schedule 1 of the NFSA. Until the end of the 2022 NFSA beneficiaries को 3-2-1 रुपये में दिया जाता है। तो 3 रुपये में राइस, 2 रुपये में वीट एंड 1 रुपये में मिलेट्स। These prices were not changed for years, even though जो इकोनॉमिक कॉस्ट है फूड ग्रेन्स की बढ़ती जा रही है, फूड सब्सिडी बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 2 कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशियरी हाउस होल्ड्स होते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना एंड दूसरे होते हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। तो अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड वाले को 35 किलोग्राम फूड ग्रेन मिलता है एवरी मंथ, इररिस्पेक्टिव कितने मेंबर्स हाउस होल्ड में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो यहाँ पर दूसरे वाले हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, इसमें हर फैमिली मेंबर के बेसिस पर 5 किलोग्राम फूड ग्रेन मिलता है। तो मतलब अगर फैमिली ज़्यादा तो उतना ज़्यादा यहाँ पर फूड ग्रेन मिलेगा। फिर ये बताया गया कि यहाँ पर इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स में 4 कॉम्पोनेंट्स होते हैं: pooled cost of grain, procurement, incidentals, acquisition cost and distribution cost. As it is prelims में क्वेश्चन आता है इकोनॉमी में कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये चारों आई थिंक ऑप्शंस थे। द गवर्नमेंट फूड सब्सिडी बिल जो है ये 5 लाख करोड़ हो गया, बाद में थोड़ा कम हुआ, कोविड के समय ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बेनिफिशियरी सेविंग, तो इससे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पैसे बचते हैं, ये सब बताया गया है। फॉर एग्जांपल 11,000 करोड़ इन द ईयर बच जाते हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के लिए। NFSA एक राइट्स बेस्ड स्कीम है, लेकिन जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5
किलोग्राम एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। ये कोई राइट बेस्ड स्कीम नहीं है, ये बस सरकार ने अलग से देना समझा। लेकिन राइट जो है वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की। आपका राइट है कि आपको यहाँ पर हंगर से नहीं मरना है, आपको यहाँ पर स्टारवेशन में नहीं जाना, आपको इतना अनाज मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।